मार्स, जो एक रेड सियारा है जिसे खूनी सियारा भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट दफन हैं और इसके सामने कोई भी स्पेसक्राफ्ट नहीं टिक पाता। लेकिन नासा ने बहुत सारी नाकामियों के बाद 2003 में स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी रोवर को मार्स की सतह पर लैंड करवाया, जिन्होंने 10 सालों तक मार्स की खतरनाक मुसीबतों का सामना करके ऐसी डिस्कवरीज की जिनके बारे में जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। कभी इन्हें मार्स के खतरनाक तूफानों का सामना करना पड़ता, कभी मार्स की खतरनाक रेत, पहाड़ और गढ़ों का सामना करना पड़ता और कभी मार्स की सख्त सर्दी का सामना करना पड़ता, जिनकी स्टोरी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। 1960 में सोवियत ने सबसे पहले मार्स 1 और मार्स 2 स्पेसक्राफ्ट को मार्स पर भेजा। ये दोनों स्पेसक्राफ्ट मार्स से टकराकर तबाह हो गए थे। उसके बाद 1964 में मरीना 3 मिशन को लॉन्च किया गया, जो लॉन्च होने के कुछ देर बाद ही ब्लास्ट हो गया और 1965 में जोन 2 को लॉन्च किया गया। ये मार्स के अंदर तो दाखिल हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद इसे सिग्नल आना बंद हो गए और ये मिशन भी फेल हो गया। और इस मिशन के बाद रशिया के 3 और मिशन फेल हुए। सन 1998 में नासा के पाथफाइंडर मिशन में एक एरर की वजह से लैंडिंग के बाद उसके एयर बैग डैमेज हो गए थे और ये मिशन भी फेल हो चुका था। उसके बाद 1999 में नासा के एक साथ 2 मिशन फेल हुए, जिससे नासा की उम्मीदें टूटने लगी क्योंकि मार्स पर बहुत ज्यादा मिशन फेल हुए थे। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक बार फिर से मार्स मिशन के लिए 2 रोवर्स स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी पर काम करना शुरू कर दिया। ये नासा की आखिरी उम्मीद थी। अगर वो इसमें भी फेल होते तो पूरी टीम का हौसला टूट जाता। इसलिए इस मिशन की तैयारी के वक्त बहुत बार टेस्टिंग की गई ताकि कहीं पर भी कोई गलती ना हो। और फिर 10 जून 2003 को स्पिरिट रोवर और 10 जुलाई 2003 को अपॉर्चुनिटी रोवर को लॉन्च किया गया। 7 महीने स्पेस में सफर करने के बाद स्पिरिट मार्स के करीब पहुंच गया। अब बारी थी इसके एटमॉस्फेयर में दाखिल होकर इसकी सरफेस पर लैंड करने की, जो सबसे ज्यादा मुश्किल काम था क्योंकि मार्स जमीन से बहुत ज्यादा दूर है। इसीलिए मार्स से जमीन पर रेडियो सिग्नल जाने में 10 मिनट लगते हैं। इसलिए रोवर को खुद ही लैंड करने के लिए प्रोग्राम किया गया था, यानी खतरा बहुत ज्यादा था। अगर ये रोवर किसी चट्टान से टकराता तो मिशन पूरी तरह से फेल हो जाता। कुछ देर बाद ये रोवर एटमॉस्फेयर में दाखिल होते ही जमीन पर सिग्नल भेजता है, जिनके मिलने से सभी की धड़कनें तेज हो गई। सभी डर रहे थे कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। रोवर का पैराशूट खुलता है और एयर बैग से रिलीज होते हैं। वो मार्स की सरफेस पर जंप करते हैं और फिर सिग्नल आना बंद हो जाते हैं और जमीन पर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। वो ये सोच रहे थे कहीं ये मिशन फेल तो नहीं हो गया। वो दुआएं कर रहे थे कि सिग्नल मिल जाए क्योंकि ये मिशन उनकी आखिरी उम्मीद थी। इस पर उन्होंने बहुत मेहनत की थी और फिर उन्हें सिग्नल मिल जाते हैं। स्पिरिट मार्स की जमीन पर बिल्कुल सही सलामत लैंड कर चुका था, जिसके बाद पूरी टीम में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और कुछ ही देर में रोवर मार्स की तस्वीरें भेजने लगता है। ये उस वक्त हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। उसका सिस्टम बिल्कुल ठीक काम कर रहा था। सालों की मेहनत रंग ले आई थी, लेकिन लैंड करने के कुछ दिनों बाद सिग्नल आना बंद हो जाते हैं। वहाँ एक प्रॉब्लम आ गई थी। रोवर का मेमोरी सॉफ्टवेयर बार बार क्रैश हो रहा था, जिसकी वजह से सिस्टम बार बार रिबूट हो रहा था और बार बार रिबूट होने की वजह से दिन में चार्ज हुई बैटरी इसी काम में खर्च हो रही थी, जिसकी वजह से सिस्टम क्रैश हो सकता था। पहले तो साइंसदान कंफ्यूज थे कि आखिर वो अब क्या करें, लेकिन फिर उन्होंने एक कमांड भेजी जिसने मेमोरी को बाईपास कर दिया था और सिस्टम ठीक हो गया। इधर ये मसला हल हुआ था तो दूसरी तरफ नासा ने अपॉर्चुनिटी रोवर को भी बिल्कुल सही सलामत लैंड करवा लिया और इस वक्त मार्स पर 2 इंसानी मशीनें मौजूद थी, जिन्होंने मार्स को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। असली सफर तो अब शुरू होना था। ये मिशन 90 दिनों तक चलना था। स्पिरिट को गोसेव क्रेटर पर लैंड करवाया गया था। यहाँ अरबों साल पहले पानी हुआ करता था, लेकिन इस वक्त वो पानी सूख चुका है। जब स्पिरिट ने हमें इसकी तस्वीरें भेजी तो हमें वहाँ वोल्केनोस का मलबा दिखाई दिया। साइंसदानों को उम्मीद थी कि उन्हें यहाँ पर पानी में मौजूद चट्टानें मिल सकती हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वोल्केनोस का मलबा था। लेकिन दूसरी तरफ अपॉर्चुनिटी ने हमें बहुत शानदार तस्वीरें भेजी, जिन्हें देखकर पूरी टीम खुश हो गई क्योंकि ये वो तस्वीरें थी जिनकी उनको तलाश थी। तस्वीरों में आपको ये पत्थर नजर आ रहे हैं। साइंसदानों के मुताबिक ये पानी में बहने वाले पत्थर हैं, जो इस बात का सबूत देते हैं कि यहाँ अरबों साल पहले पानी मौजूद था। इन दोनों मशीनों को बहुत ज्यादा एडवांस बनाया गया था ताकि वो मार्स पर आने वाली सभी मुश्किलात का सामना कर सके
अपॉर्चुनिटी ने जब चट्टानों को स्टडी किया तो यहाँ उसे पानी में मौजूद मिनरल्स मिले जिन्हें सैटेलाइट से देखा गया था। ये कभी पानी में बने हो सकते हैं। इसके अलावा उन्हें सल्फर से बनी हुई चट्टानें मिली जो सिर्फ पानी में बनती हैं और साथ ही पत्थरों पर पानी के बहने के निशान भी मिले, जिनसे ये साबित होता है कि आज से अरबों साल पहले मार्स पर पानी का समुद्र हुआ करता था। अपॉर्चुनिटी की किस्मत काफी अच्छी थी, लेकिन स्पिरिट अभी भी उस क्रेटर में फंसा हुआ था। स्पिरिट की टीम थोड़ी मायूस हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो स्पिरिट को इस क्रेटर से बाहर निकालना चाहते थे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मार्स को स्टडी कर सके। और इसी वक्त उन्हें कोलंबिया हिल नाम की पहाड़ी नजर आई, लेकिन ये पहाड़ी स्पिरिट से 2.5 किलोमीटर दूर थी और रोवर अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ 600 मीटर चलने के लिए बना था। यह दूरी उसकी कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा थी। रोवर सूरज से चार्ज होकर जितना चल पाता उस हिसाब से इसे वहां पहुंचने में 100 दिन लग जाते और ये मिशन 90 दिनों का था। स्पिरिट को बहुत ज्यादा खतरा था क्योंकि 2.5 किलोमीटर के सफर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन साइंसदानों ने कोलंबिया हिल की तरफ जाने का फैसला किया। और दूसरी तरफ अपॉर्चुनिटी रोवर के सामने भी एक बहुत बड़ा क्रेटर था जो किसी खजाने से कम नहीं था, क्योंकि किसी सरफेस के बारे में जानने के लिए हमें उसके अंदर ग्रिल करना पड़ता है, लेकिन यह खुद ही एक बहुत बड़ा गड्ढा था, इसलिए हमारा काम और भी ज्यादा आसान हो गया था। लेकिन यहाँ एक मसला था, ये रोवर इस गड्ढे में चला तो जाएगा लेकिन बाहर आना बहुत मुश्किल था। टीम ने इस पर बहुत बहस की और जून 2004 में नासा ने इसके अंदर जाने का फैसला किया। दूसरी तरफ 156 दिनों बाद स्पिरिट कोलंबिया हिल्स के पास आ पहुंचा। अब इसे इन पहाड़ों के ऊपर जाना था, लेकिन यहाँ पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल था क्योंकि मिशन के 90 दिन तो कब के खत्म हो चुके थे और इसके सोलर पैनल्स पर धूल भी जम चुकी थी, जिसकी वजह से इसकी बैटरी आधी ही चार्ज हो रही थी और कुछ दिनों में मार्स की सर्दियां भी शुरू होने वाली थी। स्पिरिट मार्स की उस जगह पर था यहाँ सूरज की रोशनी सीधी ना पड़ते हुए तिरछी पड़ रही थी, जिससे सोलर पैनल्स को बहुत कम पावर मिल रही थी, यानी रोवर खत्म होने वाला था। इस वक्त एक ही तरीका इसे बचा सकता था कि कैसे भी करके इसके पैनल्स को टिल्ट कर दिया जाए ताकि सूरज की रोशनी सीधी पैनल्स पर पड़े और पैनल अच्छी तरह से चार्ज हो जाए। मैं आपको बता दूं, रोवर में टिल्ट करने का फंक्शन नहीं था, लेकिन साइंसदानों ने रोवर को पूरी सर्दियां चट्टानों के उन रास्तों पर चलाना था जहां वो सूरज की तरफ झुका रहे और इसे ज्यादा से ज्यादा पावर मिल सके। अब स्पिरिट को 7 महीने ऐसे ही रहना था। दूसरी तरफ अपॉर्चुनिटी रोवर ने पूरी सर्दियां इस क्रेटर को अच्छी तरह से स्टडी किया और हमें पता चला यहाँ लाखों सालों तक खारा पानी बहता था, जो हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। अपॉर्चुनिटी रोवर को मार्स पर 291 दिन हो चुके थे, लेकिन रोवर अभी बिल्कुल ठीक था और अब इसे जाना था विक्टोरिया क्रेटर पर, जो इस क्रेटर से 6 किलोमीटर दूर था। ये पहले वाले क्रेटर से कई गुना बड़ा था, यानी यहाँ पर हमें लाइफ के सबूत मिल सकते थे। रास्ता बिल्कुल साफ था, इसलिए वो उस तरफ चल पड़ा। स्पिरिट को मार्स पर 400 दिन हो चुके थे और 6 महीनों की सख्त मेहनत से स्पिरिट इन पहाड़ियों पर चढ़ चुका था, लेकिन इसके पैनल्स पर इतनी धूल जम चुकी थी कि उसे बहुत कम पावर मिल रही थी। साइंसदान परेशान थे कि बैटरी के खत्म होने से इससे राब्ता न टूट जाए, लेकिन इस रोवर की टक्कर एक छोटे से तूफान से होती है जिसने इस रोवर की सारी धूल को साफ कर दिया था और अब स्पिरिट को पूरी पावर मिल रही थी, जैसे रोवर में दोबारा जान आ चुकी हो। दूसरी तरफ अपॉर्चुनिटी रोवर को मार्स पर 456 दिन हो चुके थे। ये क्रेटर की तरफ जा रहा था, लेकिन इसके व्हील रेत में फंस चुके थे क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा रेत थी और साइंसदानों ने सोचा था कि ये रास्ता हार्ड होगा, लेकिन ये बिल्कुल रेतीला रास्ता था। रोवर इस वक्त पूरी तरह से फंस चुका था। अगर साइंसदान इसके व्हील को घुमाते हैं तो रेत में और अंदर जाने का खतरा था, इसीलिए साइंसदानों ने इस रोवर को यहाँ पर रोक दिया और इसका हाल ढूंढने लगे। उन्होंने जमीन पर ऐसे कई एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने इसके व्हील को तेजी से रिवर्स में घुमाने की कमांड भेज दी, लेकिन मार्स पर व्हील्स को तेजी से घुमाने में जितनी पावर खर्च होती उस हिसाब से ये एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 1 इंच पीछे आ पाता। करीब 40 दिनों तक ऐसा करने से अपॉर्चुनिटी के टायर बाहर आ चुके थे। दूसरी तरफ स्पिरिट को मार्स पर 615 दिन हो चुके हैं। पूरे 1 साल तक चढ़ाई करने के बाद सितंबर 2005 में स्पिरिट हस्बैंड हिल की चोटी पर खड़ा था। वो इतनी ऊंचाई पर अकेला खड़ा मार्स को दूर तक देख रहा था और उसी वक्त उसने अपना अगला टारगेट सेट किया, जो होम प्लेट नाम का एक गड्ढा था। आने वाली सर्दियों में स्पिरिट को आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ जाना था और इसने अपना सफर शुरू किया। 156 दिनों बाद इसमें एक खराबी आ गई। इसके आगे वाले राइट व्हील ने घूमना बंद कर दिया
जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। साइंसदानों ने इसे पीछे की तरफ ड्राइव करने का फैसला किया, लेकिन ऐसे भी ड्राइव करने में मुश्किल आ रही थी, जिसकी वजह से जो लोग स्पिरिट को चला रहे थे उन्हें कुछ इंची आगे बढ़ने के लिए कई ज्यादा कमांडें भेजनी पड़ती, जो वाकई में बहुत मुश्किल काम था। और साथ ही इसके पैनल्स कम पावर बना रहे थे। खराब टायर, कम पावर और कई दूसरी मुश्किलात ने हालात इतने खराब कर दिए कि रोवर का 100 मीटर आगे बढ़ना भी नामुमकिन था। और रोवर के पास इतनी भी पावर नहीं थी कि आने वाली सर्दियों में वो सिस्टम को गर्म रख सके। रोवर को आगे ले जाना बहुत मुश्किल था, लेकिन साइंसदानों ने पास की एक ऊंची जगह पर इसे सूरज की तरफ झुकाकर पैनल को टिल्ट कर दिया, जिससे इतनी पावर पैदा हो जाए कि पूरी सर्दियों में इसके सिस्टम को हीट मिलती रहे। अगले 7 महीनों तक स्पिरिट पूरी सर्दियां एक ही जगह पर खड़ा रहा और 1179 दिनों बाद गर्मी फिर से आ चुकी थी और स्पिरिट अपने खराब टायर के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन इसका टायर पीछे एक गड्ढा बनाता जा रहा था। और इसी दौरान साइंसदानों की नजर गड्ढे में नजर आ रही सफेद मिट्टी पर पड़ी। जब साइंसदानों ने करीब से इसकी स्टडी की तो पता चला कि ये प्योर सिलिका है, जो जमीन पर गर्म पानी के झरनों और वोल्केनोस में बनती है और इनमें माइक्रो लाइफ पाई जाती है। ये ऐसे जानदार होते हैं जो सख्त माहौल में भी जिंदा रहते हैं। हो सकता है यहाँ भी सफेद मिट्टी में माइक्रो लाइफ हो, लेकिन स्पिरिट पर ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था जो इसकी स्टडी कर सके। लेकिन अगर ये टायर जाम ना होता तो शायद हम इसके बारे में कभी ना जान पाते। दूसरी तरफ 2 सालों बाद सितंबर 2006 अपॉर्चुनिटी को 947 दिन हो चुके हैं और ये इस क्रेटर पर पहुंच चुका है। ये क्रेटर पिछले क्रेटर से 5 गुना बड़ा था। यहाँ पर हमें बहुत कुछ मिल सकता था। क्रेटर के किनारों पर चट्टानें थी जिन्हें रोवर को स्टडी करना था, इसीलिए रोवर को क्रेटर के किनारों पर चलाया गया। लेकिन यहाँ खतरा बहुत था, क्योंकि अगर ये क्रेटर के अंदर गिर गया तो मिशन फेल हो सकता था। इसका पूरा चक्कर लगाने में रोवर को 1 साल का वक्त लगना था, लेकिन 7 महीनों में इसने क्रेटर की अच्छी तरह से मैपिंग की और मैपिंग करते वक्त उसे गड्ढे में उतरने की एक सही जगह मिली। लेकिन जैसे ही रोवर क्रेटर के अंदर जाने लगता है, वहाँ पर धूल का बहुत बड़ा तूफान आ जाता है, जो हर 3 सालों बाद मार्स पर आता है। इस तूफान ने सूरज को ढांप लिया था, जिससे पैनल को बहुत कम रोशनी मिल पा रही थी और बैटरी चार्ज नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से रोवर के 80% सिस्टम को बंद कर दिया गया ताकि 20% सिस्टम इसे गर्म रख सके। लेकिन रोशनी इतनी कम थी जिससे सिस्टम को पावर नहीं मिल पा रही थी ताकि वो गर्म रह सके। दूसरी तरफ स्पिरिट वाली साइड पर इतनी धूल नहीं थी, जिसकी वजह से उसे काफी रोशनी मिल पा रही थी। लेकिन अपॉर्चुनिटी के लिए हालात खराब होते जा रहे थे। जल्द ही पावर इतनी कम होने वाली थी कि रोवर खुद ही बंद हो जाता। अपॉर्चुनिटी की टीम के हाथ में कुछ भी नहीं था और सबको लगने लगा था कि शायद इसका राब्ता हमसे टूट जाए। लेकिन फिर वो तूफान खत्म हो गया और सूरज की रोशनी दोबारा से पैनल पर पड़ने लगी और इस तूफान से पैनल पर जमी हुई धूल भी साफ हो चुकी थी और वह दोबारा से अपने काम पर लग गया। इधर स्पिरिट ने आंधी का तो सामना किया, लेकिन इसके पैनल पर काफी धूल जम चुकी थी। अगली सर्दियां आने वाली थी, इसलिए उसे ऊंची जगह पर एक तरफ झुकाकर खड़ा कर दिया ताकि वो आने वाली सर्दियों का सामना कर सके। अपॉर्चुनिटी रोवर को मार्स पर 1650 दिन हो चुके थे। 2008 में इसने क्रेटर को अच्छी तरह से स्टडी करने के बाद एंडावा क्रेटर की तरफ रवाना हुआ, जो विक्टोरिया क्रेटर से भी बड़ा था, जो इस क्रेटर से 11 किलोमीटर दूर था। इधर स्पिरिट ने एक ही जगह पर अपनी पूरी सर्दियां गुजार दी थी और साइंसदान इससे और काम लेना चाहते थे। पैनल्स पर धूल जमी हुई थी, जिसकी वजह से रोवर को बहुत कम पावर मिल रही थी। ये रोवर नॉर्थ की तरफ था और साइंसदान साउथ का इलाका एक्सप्लोर करना चाहते थे, लेकिन कम पावर और टूटे व्हील के साथ वहां जाना मुश्किल था। टीम ने इस क्रेटर को पार करने के लिए 2 मुख्तलिफ रास्तों से जाने की कोशिश की, लेकिन वो वहां से नहीं जा पाए। आखिर में उन्हें मुश्किल रास्ते से रोवर को लेकर जाना पड़ा और 1886 दिनों बाद स्पिरिट एक ठोस रास्ते से जा रहा था, लेकिन ये ठोस नजर आने वाली जमीन नरम मिट्टी से भरी हुई थी। रोवर के व्हील उसमें फंस गए। बचने की कोशिश में व्हील मिट्टी के और अंदर चले गए और स्पिरिट रोवर पूरी तरह से फंस चुका था। जमीन पर भी इसके एक्सपेरिमेंट किए गए, लेकिन कोई हल नहीं मिला। अगर टायर को घुमाया जाता तो वो और अंदर चला जाता और टीम की उम्मीदें टूट रही थी। अब सर्दियां आने वाली थी और ये ऐसी जगह पर फंसा था जहां सूरज की रोशनी नहीं आती थी। अब लग रहा था कि स्पिरिट का सफर यहीं खत्म हो जाएगा। मार्च 2010 तक स्पिरिट ने जमीन पर कोई भी सिग्नल नहीं भेजा। ऐसा लग रहा था जैसे उसका कंप्यूटर पावर की कमी की वजह से बंद हो गया हो। अब इंतजार था गर्मियों का, ताकि कुछ गर्मी की वजह से शायद इंजन को दोबारा पावर मिल सके। साइंसदान इसे कई कमांडें भेजते रहे,
लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया और स्पिरिट मिशन खत्म हो गया। इसने अपनी लिमिट से कई गुना ज्यादा काम किया और 7 किलोमीटर का सफर तय करके गहरी नींद में सो गया। इसने आखिरी दम तक हिम्मत नहीं हारी और अपनी पूरी ताकत के साथ मार्स की मुश्किलात का सामना करता रहा, एक बहादुर सोल्जर की तरह। दूसरी तरफ अपॉर्चुनिटी रोवर को मार्स पर 2464 दिन हो चुके थे और ये अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा था। ये 3 सालों तक ऐसे ही सफर करता रहा, जितनी भी मुश्किलें आती ये उन्हें पार करता हुआ आगे बढ़ता रहा। लेकिन वक्त के साथ साथ ये रोवर भी बुरा हो चुका था। इसके पैनल्स और कैमरों पर धूल जम चुकी थी, जिससे तस्वीरें साफ नहीं आ रही थी। लेकिन इसने मार्स की कई तस्वीरें भेजी जो हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। इन तस्वीरों को देखें, ये रोवर के सफर करने के दौरान खींची गई थी। ऐसा लग रहा है जैसे एक कश्ती समुद्र में तैर रही है और 2681 दिनों बाद आखिरकार ये रोवर यहाँ पहुँच जाता है। उसने वहाँ पर क्या कुछ देखा और इसके आगे का सफर कैसा था, ये आप जानोगे नेक्स्ट वीडियो में, जो इससे भी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, जिसमें मैं क्यूरियोसिटी रोवर के सफर के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, जो इन दोनों स्पेसक्राफ्ट से ज्यादा एडवांस था और इसने वहां पर किन किन मुश्किलात का सामना किया, ये आप जानोगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जो बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। ये वीडियो तभी अपलोड होगी जब इस वीडियो पर 1000 लाइक्स आएंगे। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इन दोनों बहादुर सोल्जर्स के बारे में कमेंट जरूर करें। और स्पेस की ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।